Hello students, my name is Yogesh Jain. Today we are going to read our class 9th chapter, The Sound of Music. And in this chapter we have two parts, part 1 and part 2. So now we are having part 1, The Sound of Music part 1. Evelyn Glennie listens to sound without hearing it. The musician Evelyn Glennie, we are going to read about her. So what is amazing in this chapter? What is so exciting? Let's bring out. Rush hour crowds jostle for position on the underground train platform. Here the scene is that it's a platform, train platform, and that is underground, and it is rush hour. Rush hour means a time when many people want to go here and there, and a situation of traffic occurs. एक ट्रैफिक की सिचुएशन अगर होती है जैसे कि मॉर्निंग टाइम में या इवनिंग टाइम में जब ऑफिस से सब आते जाते हैं तो उस टाइम पे सब जगह भीड़ भाड़ हो जाती है, दैट इज कॉल्ड रश आवर. और वो जो क्राउड है वो जॉजलिंग कर रहा है, दे जॉजल मीन्स दे आर पुशिंग ईच अदर रफली, धक्का मुक्की कर रहे हैं. और ऐसा कर रहे हैं वो ट्रेन प्लेटफॉर्म पे अपनी पोजीशन को बनाने के लिए. पोजीशन बनाना मतलब जैसे ट्रेन आएगी गेट खुलेगा और हम अंदर, उसके लिए वो जॉजलिंग कर रहे हैं, धक्का मुक्की कर रहे हैं. अ स्लाइट गर्ल, स्लाइट मीन्स थिन, लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर्स, वो 17 ईयर्स की है लेकिन वो उससे छोटी लग रही है. वॉज नर्वस येट एक्साइटेड एज शी फेल्ट द वाइब्रेशंस ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन. वो नर्वस है, वो काफी बेचैन है, रेस्टलेस है, लेकिन वो एक्साइटेड है जैसे जैसे वो आने वाली ट्रेन के वाइब्रेशन को फील कर रही है. ट्रेन आने वाली है, अप्रोच करने वाली है और उसकी जो वाइब्रेशंस है उसको वो फील कर रही है, और इसी के साथ साथ उसका एक्साइटमेंट, उसकी नर्वसनेस बढ़ती जा रही है. इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन. अब ये नर्वसनेस क्यों है और वो एक्साइटेड क्यों है? क्योंकि आज उसका पहला दिन है. ये जो रेस्पेक्टेड प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक है लंदन की, वहां पर आज उसका फर्स्ट डे है. एंड डॉन्टिंग इनफ फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम अ स्कॉटिश फॉर्म. एंड शी इज डॉन्टिंग इनफ. डॉन्टिंग मीन्स शी इज फ्राइटनिंग विद एक्साइटमेंट, विद नर्वसनेस. और ये जो फ्राइटनिंग है, ये जो डर है एक्साइटमेंट के साथ साथ, ये एक टीनेजर के लिए काफी है जो कि स्कॉटिश फॉर्म की है. मीन्स एवलिन ग्लेनी बिलोंग्स टू स्कॉटलैंड. बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड अ बिगर चैलेंज देन मोस्ट. शी वॉज प्रोफाउंडली डेफ. प्रोफाउंडली मतलब कंप्लीटली. लेकिन इससे ही बड़ा चैलेंज इस एस्पायरिंग म्यूजिशियन यानी उभरती हुई म्यूजिशियन, ये एक म्यूजिशियन बनना चाहती थी और उसी के लिए ये सब कुछ परस्यू कर रही थी. तो इस एस्पायरिंग म्यूजिशियन ने इससे ही बड़ा चैलेंज अपनी लाइफ में लिया हुआ था, फेस किया हुआ था. और वो चैलेंज किया था कि वो प्रोफाउंडली, वो कंप्लीटली डेफ थी, सुन नहीं सकती थी बिल्कुल भी. एवलिन ग्लेनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल. ग्रेजुअल मीन्स स्लोली. ये जो इसका हियरिंग लॉस था ये धीरे धीरे चालू हुआ था. धीरे धीरे इसने अपनी सुनने की एबिलिटी को खोया था. हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वाज रॉन्ग व्हेन द 8-year-old एवलिन वाज वेटिंग टू प्ले द पियानो. उसकी मम्मी याद करते हुए बताती है कि ऐसा हुआ था कि जब ये 8 साल की थी और जब ये अपने पियानो क्लास में अपने टर्न का वेट कर रही थी, तब क्या हुआ था? दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिडंट मूव. वहां पर उसका नाम पुकारा गया और उसने वो सुना ही नहीं, यानी कि वो अपनी जगह से हिली ही नहीं. आई सडनली रियलाइज्ड शी हैडंट हर्ड. और वो अपनी जगह से बिल्कुल भी मूव नहीं हुई उसका नाम पुकारा जाने के बाद भी. तो मुझे रियलाइज हुआ कि उसने सुना ही नहीं. Says Isabel Glennie, for quite a while, Evelyn managed to conceal her growing deafness from friends and teachers. कुछ टाइम के लिए एवलिन ने कोशिश की, कंसील टू हाइड, छुपाने की कोशिश की उसकी जो बढ़ती हुई डेफनेस थी, उसको छुपाने की कोशिश की उसने अपने फ्रेंड्स से, अपने टीचर से. बट बाय द टाइम शी वॉज 11, हर मार्क्स हैड deteriorated and her headmistress urged her parents to take her to a specialist. लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा था
और जब वो 11 ईयर्स की हुई तो उसके जो मार्क्स थे वो डेटीरियोरेटेड हो रहे थे, यानी कि कम होते जा रहे थे। और उसकी जो हेडमिस्ट्रेस थी उसने अपील की, उसने अर्ज किया, रिक्वेस्ट किया उसके पेरेंट्स को कि इसको एक स्पेशलिस्ट के पास लेके जाओ, एक हियरिंग स्पेशलिस्ट के पास, ईयर स्पेशलिस्ट के पास इसको लेके जाओ। इट वॉज देन डिस्कवर्ड दैट हर हियरिंग वॉज सीवियरली इम्पेयर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज। और वहां पर जब उसको लेके गए स्पेशलिस्ट के पास तो पता चला, ये डिस्कवर हुआ कि उसकी जो हियरिंग पावर है वो सेवरली यानी कि बहुत सीरियसली इम्पेयर हो गई है, वीकन हो गई है, कमजोर पड़ गई है। और ये ऐसा हुआ है एक किसी नर्व के डैमेज, धीरे धीरे डैमेज होने की वजह से। ग्रेजुअल मीन्स स्लोली, उसकी कोई नर्व है जो धीरे धीरे डैमेज होती जा रही है, उसकी वजह से उसकी हियरिंग पावर अब तक बहुत ज्यादा सीरियसली इम्पेयर हो चुकी है। दे वर एडवाइज दैट शी शुड बी फिटेड विद हियरिंग एड्स एंड सेंट टू अ स्कूल फॉर द डेफ। तो उनको ऐसा एडवाइस किया गया कि आप अपनी बेटी को हियरिंग एड्स फिट करवाओ और इसको डेफ स्कूल में एडमिट कर दो। अब ये नॉर्मल बच्चों के साथ नहीं पढ़ सकती, जो डेफ स्कूल होते हैं, डेफ बच्चों के लिए जो स्कूल होते हैं वहां पर इसको एडमिशन कराना चाहिए और इसके हियरिंग एड्स जो इंस्ट्रूमेंट होता है कानों में लगता है वो लगाना चाहिए। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक सेज एवलिन। एवलिन उन दोनों को याद करते हुए बोलती है कि जब ऐसा हो रहा था तो मेरे आंखों के आगे बिल्कुल अंधेरा छा गया, बिल्कुल सब ब्लैक हो गया जैसे। बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप, शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ। लेकिन एवलिन ऐसी थी कि वो हार मानने वाली नहीं थी। नॉट गोइंग टू गिव अप मतलब हार नहीं माननी, ऐसा उसने सोच रखा था। वो डिटरमाइंड थी एक नॉर्मल लाइफ जीने के लिए एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक। परस्यू मीन्स टू फॉलो। और वो अपना म्यूजिक में जो इंटरेस्ट था उसको वो फॉलो करते रहना चाहती थी, उसको बनाए रखना चाहती थी। अब ऐसा कैसे होगा, सुन नहीं सकती और इंटरेस्ट है म्यूजिक में। One day she noticed a girl playing a xylophone and decided that she wanted to play it too. एक दिन उसने एक लड़की को xylophone, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, वो xylophone उसने बजाते हुए देखा और उसने डिसाइड किया कि वो भी इसको बजाना सीखेगी, इसको प्ले करना सीखेगी। xylophone is a musical instrument with some wooden sticks and sticks have different lengths. सो उसने भी सोचा कि अब मुझे भी ये xylophone बजाना सीखना है। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर बट percussionist रॉन फॉप्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल। ज्यादातर टीचर ने, लगभग सभी टीचर ने उसको डिस्करेज किया कि अरे तुम सुन नहीं सकती, क्या म्यूजिक सीखोगी तुम, नहीं ऐसा तुम नहीं कर सकती। लेकिन एक percussionist थे। व्हाट इज percussionist? अ म्यूजिशियन हु प्लेज इंस्ट्रूमेंट्स लाइक ड्रम, तबला, इस तरह के जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो जो बजाते हैं उनको बोलते हैं परक्यूशनिस्ट। तो एक परक्यूशनिस्ट थे रॉन फॉप्स, उन्होंने उसके पोटेंशियल को, उन्होंने उसकी एबिलिटी को पहचाना, जो उसमें जो जुनून था, उसमें जो पोटेंशियल था, जो सीखने की ललक थी, उसको पहचाना। ही बिगेन बाय ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स। तो उन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट करके देखा। उन्होंने 2 ड्रम्स लिए जो बड़े थे लेकिन डिफरेंट नोट्स के थे। डिफरेंट नोट्स मतलब डिफरेंट म्यूजिकल नोट्स, जिनका म्यूजिक का जो स्वर होता है, जो पिच होता है, वो लो हाई था। डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स ही वुड से। उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि अपने कानों से मत सुनो। ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, बल्कि कानों से सुनने के बजाय म्यूजिक को फील करने की कोशिश करो, कुछ दूसरे तरीके से इसको सेंस करने की कोशिश करो, किसी अदर तरीके से। Says Evelyn, suddenly I realized I could feel the higher drum from the waist up and the lower one from the waist down. अब थोड़ी सी देर में एवलिन ने ऐसा फील किया कि वो जो हायर नोट्स हैं उसके नोट्स वो अपनी अपर बॉडी पार्ट में फील कर रही है और जो लोअर नोट्स हैं उसका साउंड, वो लोअर नोट्स वो अपने लोअर बॉडी पार्ट में फील कर रही है। फॉब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज। अब ये जो प्रैक्टिस थी फॉब्स ने
कंटिन्यू रखी, इसको रिपीट किया बार बार, एंड सून एवलिन डिस्कवर्ड दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी। और जल्दी ही एवलिन ये समझ गई, उसने ये खोज लिया, उसने डिस्कवर कर लिया कि वो अपनी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स से म्यूजिक के अलग अलग नोट्स को फील कर सकती है। आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड्स एंड वाइब्रेशंस। अब मैंने क्या किया, मैंने अपने दिलो दिमाग को पूरा खोल दिया, एक तरह से अपने बॉडी के सेंसेस को पूरा जैसे मैंने ओपन कर दिया, ताकि मैं हर तरह के साउंड को, हर तरह के वाइब्रेशन को मैं फील कर सकूं अपने किसी भी बॉडी पार्ट से। देन रेस्ट वॉज शेयर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। और बाकी जो था, उसने अपने दिलो दिमाग को पूरा काम पे लगा दिया हर साउंड और वाइब्रेशन को फील करने के लिए। और इसके अलावा बाकी जो काम हुआ वो हुआ उसके हार्ड वर्क से, उसके शेयर डिटर्मिनेशन से। शेयर मीन्स द रियल एंड कंप्लीट परफेक्ट डिटर्मिनेशन जो उसमें था, और जो हार्डवर्क वो कर रही थी, उससे बाकी काम होगा। शी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स। इसके बाद उसने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। शी टूर्ड द यूनाइटेड किंगडम विद अ यूथ ऑर्केस्ट्रा। इसके बाद उसने टूर किए, यूनाइटेड किंगडम का उसने टूर किया एक यूथ ऑर्केस्ट्रा के साथ। ऑर्केस्ट्रा मीन्स अ म्यूजिकल बैंड। एंड बाय द टाइम शी वॉज 16, और जब वो 16 ईयर्स की हुई, शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ। तब तक उसने डिसाइड कर लिया था कि अब उसको जो काम करना है पूरी लाइफ, उसका जो करियर रहेगा वो रहेगा म्यूजिक। उसको म्यूजिक में ही अपनी लाइफ बनानी है, आगे बढ़ते जाना है, ऐसा उसने डिसाइड कर लिया था 16 ईयर्स की एज में। अब ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं, दीज आर द माइनर पॉइंट्स दैट यू शुड नोट। That when she became complete deaf, when her mother noticed her deafness, and at what age she decided that music will be her life. So answers are 8 years, 11 years, 16 years. So you should make that notes. She auditioned for the Royal Academy of Music and scored one of the highest marks in the history of the academy. उसने audition दिया. What is audition? It's like a test to be selected for a dance or acting career. She auditioned for the Royal Academy of Music and scored one of the highest marks in the history of the academy. उसने Royal Academy of Music के लिए अपना audition दिया, और उसको इस म्यूजिकल एकेडमी में आज तक जितने लोग थे, उनमें जो हाईएस्ट मार्क्स वाले लोग थे, उनमें से एक हो गई एवलिन। She gradually moved from orchestral work to solo performances. धीरे धीरे, पहले वो ग्रुप में अपनी परफॉर्मेंस देती थी, यानी कि वो सोलो परफॉर्मेंस नहीं होता था, लेकिन बाद में धीरे धीरे वो ऑर्केस्ट्रल वर्क से पूरे म्यूजिकल बैंड के साथ जो परफॉर्मेंस देती थी, उसके बजाय वो सोलो परफॉर्मेंस यानी अकेली खुद परफॉर्मेंस देने लगी स्टेजेस पे। At the end of her 3-year course, she had captured most of the top awards. Here captured means grabbed, collected, bagged, यानी वो जीत चुकी थी अपने ये जो उसका रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में जो उसका 3 साल का जो कोर्स था, जब तक ये कंप्लीट हुआ तब तक वो टॉप अवार्ड्स जितने भी थे वो सब वो ग्रैब कर चुकी थी, कैप्चर कर चुकी थी। एंड फॉर ऑल दिस एवलिन डोंट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट। और इतना सब पाने के बाद भी, डेफ होने के बाद भी म्यूजिशियन बनी, उसके बाद इतने अच्छे मार्क्स, वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स, वन ऑफ द हाईएस्ट स्कोरर शी बिकेम in the Royal Academy of Music. In just 3 years during her course, she captured most of the awards, most of the top awards, all top awards she captured. इतनी सारी अचीवमेंट्स होने के बाद भी वो इसके लिए प्राउड नहीं है, प्राउड फील नहीं करती, वो इसको अपना हीरोइक अचीवमेंट नहीं मानती कि जैसे उसने कोई बहुत बड़ा काम कर लिया, ऐसा वो नहीं मानती। वो कहती है इफ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग यू विल गेट देयर। अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हो और आपको पता है कि आपको कहां पहुंचना है अच्छे से, तो आप वहां पे पहुंच ही जाओगे। एंड शी गॉट राइट टू द टॉप, द वर्ल्ड्स मोस्ट सॉट आफ्टर मल्टी परकशनिस्ट विद अ मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट्स एंड हैक्टिक इंटरनेशनल स्केड्यूल। और अपनी सोच के कारण कि अगर
आपको पता है कि आपको कहाँ पहुंचना है तो हार्ड वर्क के साथ आप वहां पहुंच ही जाओगे। उसने वो सीधा टॉप पर पहुंची और द वर्ल्ड्स मोस्ट सॉट आफ्टर मल्टी परकशनिस्ट। मोस्ट सॉट आफ्टर मीन्स मोस्ट डिमांडेड, वेरी पॉपुलर। वो वर्ल्ड की सबसे ज्यादा डिमांड में रहने वाली मल्टी परकशनिस्ट बन गई। मल्टी परकशनिस्ट क्यों थी वो? क्योंकि with a mastery of some 1000 instruments and hectic international schedule means हजारों तरह के इंस्ट्रूमेंट्स वो बजा सकती थी, उसमें उसको मास्टरी थी और उसके इंटरनेशनल शेड्यूल बड़े हेक्टिक होते थे, यानी कि एक के बाद एक उसके इंटरनेशनल शेड्यूल होते थे। तो इस तरह से वो सीधा टॉप पर पहुंच गई। मोस्ट सॉट आफ्टर मतलब कि मोस्ट पॉपुलर बन गई और कई तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वो बजा सकती थी और उसके हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल हुआ करते थे। इट इज इंट्रिगिंग टू वॉच एवलिन फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग। इट इज वेरी इंट्रिगिंग, ये बड़ा ही फैसिनेटिंग है, बड़ा ही अट्रैक्टिव है कि एवलिन फंक्शन मतलब कि एवलिन काम करती है बिल्कुल एफर्टलेसली, उसको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना पड़ता, विदाउट हियरिंग मतलब बिना सुने वो म्यूजिक प्ले कर लेती है, अपना हर काम कर लेती है और इसमें उसको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाने पड़ते। इन आर 2 hour डिस्कशन शी नेवर मिस्ड अ वर्ड। अब जो राइटर है इस चैप्टर के, एक्चुअली उनका इंटरव्यू हुआ था एवलिन ग्लेनी के साथ, तो वो बोलते हैं कि हमारे 2 घंटे के कॉन्वर्जेशन में एवलिन ने एक भी वर्ड मिस नहीं किया। यानी कि मैंने बोला तो ऐसा नहीं था कि कोई मेरी बात में, पूरे 2 घंटे की बात में मेरी कोई बात या मेरा कहा गया कोई वर्ड वो समझ नहीं पाई हो, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। एंड आई गॉट अमेज्ड, मेन आर बशी बियर्ड्स गिव मी ट्रबल, शी लाफ्ड। अब वो मजाक में या हंसते हुए बोलती है कि जो लोग जिनकी बुशी बियर्ड्स होती है, जिनके चेहरे पे बाल बहुत ज्यादा होते हैं, जिनकी बहुत ज्यादा बियर्ड्स होती है, उनसे मुझे थोड़ी परेशानी होती है, उनकी बात मैं समझ नहीं पाती, ऐसा वो हंसते हुए बोलती है। इट इज नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, केवल लिप्स को पढ़ने का ही काम नहीं है, केवल ये किसी की बात को समझना है बिना सुने तो लिप रीडिंग की जाती है, लेकिन केवल लिप रीडिंग से नहीं होता, इट्स द होल फेस, बल्कि पूरे फेस को समझना पड़ता है। एस्पेशली द आईज, खास तौर से जो आईज होती है वो सबसे ज्यादा बोलती है, उनको समझना पड़ता है। शी स्पीक्स फ्लॉलेस विद अ स्कॉटिश लिल्ट, फ्लॉलेसली मतलब विदाउट एनी मिस्टेक, वो बिना किसी मिस्टेक किए अपने स्कॉटिश लिल्ट, लिल्ट मतलब लहजा, वे ऑफ स्पीकिंग, यानी कि उसका लहजा कैसा है बोलने का, स्कॉटिश, क्योंकि वो स्कॉटलैंड की थी। तो वो बिल्कुल बिल्कुल फ्लॉलेस, बिल्कुल विदाउट एनी मिस्टेक वो स्कॉटिश लिल्ट में बोलती है। माई स्पीच इज क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11। वो बोलती कि मैं बोल तो अच्छे से सकती हूँ क्योंकि मैं कोई इनबॉर्न डेफ नहीं थी, मैं तो 11 ईयर्स तक तो सब सुन और बोल सकती थी ना, अच्छी तरह से सुन तो सकती थी, तो मैं बोल सकती हूँ अच्छे से। बट दैट डजंट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच, लेकिन उसकी इस बात से ये समझ में नहीं आता कि वो फ्रेंच इतना कैसे अच्छे से बोल सकती है। एंड मास्टर बेसिक जापानीज, और जो बेसिक जापानीज है उसमें भी उसको मास्टरी है। तो पहले ठीक है वो स्कॉटलैंड में थी तो वहां पर वो 11 ईयर्स तक तो सब कुछ अच्छे से बोल लेती थी, सुन भी लेती थी, तो स्कॉटिश में अच्छी है वो, लेकिन ये सब तो उसने बाद में सीखा था, फ्रेंच और जापानीज, तो ये वो कैसे अच्छे से बोल लेती है, ये एक मिस्ट्री है, ये हम नहीं समझ पाए उसकी बात से। एज फॉर म्यूजिक शी एक्सप्लेन्स, म्यूजिक के बारे में वो क्या बोलती है, इट पॉर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी, ये मेरी बॉडी के हर पार्ट से मेरे अंदर आता है म्यूजिक। इट टिंगल्स इन द स्किन, ये मेरी स्किन से टकराता है। माई चिक बोन्स एंड इवन माई हेयर, मेरी चिक बोन से, मेरे हेयर से, सब तरफ से, अपने बॉडी के हर पार्ट से मैं म्यूजिक को फील कर सकती हूँ। व्हेन शी प्लेस द जाइलोफोन शी कैन सेंस द साउंड पासिंग अप द स्टिक इनटू हर फिंगर टिप्स, वो जब जाइलोफोन को बजाती है, वो जो वुडन
बार्स का जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसको वो बजाती है, जिसको प्ले करती है, तो जब वो उसको बजाती है तो उसके हाथ में वुडन स्टिक्स होती है। तो जो जाइलोफोन जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है वहां से वाइब्रेशंस उस वुडन स्टिक से पास होकर उसकी फिंगर्स में आते हैं और उससे वो म्यूजिक को सेंस कर लेती है। By leaning against the drums, she can feel the resonances flowing into her body. Resonance means echo. ड्रम जब बजते हैं तो वो उसके ऊपर झुक जाती है पूरा का पूरा। इससे जो उसके जो रेजोनेंस है, उसकी जो गूंज है, उसका जो इको है, वो अपनी पूरी बॉडी में उसको फील करती है। ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म शी रिमूव्स हर शूज। कभी वुडन प्लेटफॉर्म हो तो वहां पर वो अपने शूज रिमूव कर देती है, वो बिल्कुल बेयर फुट होती है, पैरों में कुछ नहीं पहनती है। उससे क्या होगा, सो दैट द वाइब्रेशंस पास थ्रू हर बेयर फीट एंड अप हर लेग्स, ताकि जो वुडन फ्लोर पे जो वाइब्रेशंस होंगे म्यूजिक के, वो सीधा उसके बेयर फीट से, बिना सैंडल बिना शूज के जब उसके पैर होंगे तो सीधा वो अपने फीट से उनको फील कर लेगी और वो वाइब्रेशंस उसके फीट से उसके लेग्स तक पहुंच जाएंगे। इससे वो म्यूजिक को समझ पाएगी। तो इतना कुछ वो करती है म्यूजिक के लिए। नॉट सरप्राइजिंगली, इसमें कोई सरप्राइज की बात नहीं है, एवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंस, कि एवलिन अपनी ऑडियंस को डिलाइट भी करती है, उनको खुश करती है। ठीक है, सरप्राइज तो वो कर ही देती है कि हाँ एक डेफ लड़की म्यूजिक प्ले कर रही है, लेकिन इसके आगे बियॉन्ड दिस वो अपनी ऑडियंस को अपने म्यूजिक से, उसके अंदर मास्टरी है, उसके अंदर एबिलिटी है बहुत अच्छा म्यूजिक प्रोड्यूस करने की, उससे उसकी ऑडियंस बिल्कुल स्पेल बाउंड हो जाती है, डिलाइट हो जाती है। इन 1991 शी वॉज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिलारमोनिक सोसाइटीज प्रेस्टिजियस सोलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। रॉयल फिलारमोनिक सोसाइटी है, 1991 में इस सोसाइटी की तरफ से उसको सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड मिला था। सेज मास्टर पर्कशनिस्ट जेम्स ब्लेड्स, एक मास्टर पर्कशनिस्ट हैं जेम्स ब्लेड्स, वो क्या कहते हैं उसके बारे में, गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। भगवान ने उसकी सुनने की ताकत छीन ली, लेकिन इसके बदले में उसको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेंस या पावर उसको दी है भगवान ने। वॉट वी हियर शी फील्स, जो हम सुनते हैं उसको वो फील करती है, फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, और जितना अच्छे से हम उस साउंड को सुन नहीं पाते, उससे ज्यादा अच्छी तरह से ये उसको फील कर लेती है, उसकी डेप्थ को। दैट इज वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटिफुली, और इसी वजह से वो म्यूजिक को इतना खूबसूरती के साथ प्रेजेंट कर पाती है, एक्सप्रेस कर पाती है। एवलिन कन्फेसेस, एवलिन ये मानती है, ये स्वीकार करती है कि दैट शी इज समथिंग ऑफ अ वर्काहोलिक, कि वो एक वर्काहोलिक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्काहोलिक, अ पर्सन हु फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू स्टॉप वर्किंग, जो अपने आप को काम से दूर नहीं कर पाता। जैसे शॉपाहोलिक होते हैं, ऐसे लोग जो शॉपिंग करते हैं चाहे जरूरत ना हो शॉपिंग करने की, वो आदी हो जाते हैं, उनको बोलते हैं शॉपाहोलिक। इसी तरह से वर्काहोलिक होते हैं ऐसे लोग जिनको काम करते रहना ही पसंद है, तो वो मानती है कि हाँ मैं वर्काहोलिक हूं, अब जस्ट गो टू वर्क, बस मुझे काम करते रहना होता है। ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियंस, ऐसा बोलते हैं कि क्लासिकल म्यूजिशियंस सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं म्यूजिक के लिए, वो सबसे ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं अपने म्यूजिक को बनाए रखने के लिए। लेकिन वो बोलती है कि मैं तो क्लासिकल म्यूजिशियंस से भी ज्यादा मेहनत करती हूँ, उनसे भी ज्यादा हार्ड वर्क करती हूँ। बट द रिवार्ड्स आर एनॉर्मस, लेकिन जो रिवार्ड्स मुझे मिले हैं इसके बदले में वो काफी ग्रैंड हैं, काफी लार्ज हैं, काफी विशाल हैं। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट्स, जो कंसर्ट्स होते हैं मतलब म्यूजिकल परफॉर्मेंसेस आर कॉल्ड कंसर्ट्स, तो जो रेगुलर कंसर्ट्स है उनके अलावा एवलिन ऑल्सो गिव्स फ्री कंसर्ट्स इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स। वो फ्री कंसर्ट बिना कोई पैसा लिए, वो अपने फ्री कंसर्ट्स यानी कि फ्री प्रेजेंटेशंस ऑफ म्यूजिकल परफॉर्मेंस वो देती है प्रिजन्स में, हॉस्पिटल्स में, जहाँ पर प्रिजनर होते हैं, जहाँ पर पेशेंट्स होते हैं, वहाँ पर वो फ्री में अपना म्यूजिकल प्रोग्राम देती है।
शी ऑल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियंस। वो पहली प्राथमिकता यानी कि हाई प्रायोरिटी देती है जो यंग म्यूजिशियंस हैं, जो छोटे बच्चे जो होते हैं, जो म्यूजिशियंस बनना चाहते हैं, उनकी जो क्लासेस होती है उनको वो प्रायोरिटी देती है अपने म्यूजिकल कंसर्ट से पहले। एंड रिशलिन ऑफ द बिथोवन फंड फॉर डेफ चिल्ड्रन सेज, ये बिथोवन फंड काफ़ी रेस्पेक्टफुल फंड है, नॉन इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। उसके एक मेंबर हैं एन रिशलिन, और ये जो बिथोवन फंड है ये किसके लिए काम करता है? डेफ चिल्ड्रन के लिए। तो ये एन रिशलिन बोलते हैं शी इज अ शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डेफ चिल्ड्रन। ये एक बहुत बड़ी चमकती हुई इंस्पिरेशन है, प्रेरणा है न सुन पाने वाले बच्चों के लिए। दे सी दैट देयर इज नोवेयर दैट दे कैन नॉट गो। एवलिन को इतना अच्छा काम करते हुए देखकर उनको भी लगता है, बाकी जो डेफ बच्चे उनको भी लगता है कि ऐसी कोई चीज है, ऐसी कोई चीज नहीं है दुनिया में जो वो नहीं कर सकते, या ऐसी कोई जगह नहीं है जहां वो नहीं पहुंच सकते, ऐसी कोई डेजिग्नेशन नहीं है, ऐसा कोई करियर नहीं है जिसको वो नहीं चुन सकते, ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पे वो नहीं पहुंच सकते। अगर एवलिन कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं। तो ये इस तरह से शाइनिंग इंस्पिरेशन है अदर डेफ बच्चों के लिए, हैंडीकैप्ड पर्सन्स के लिए। एवलिन ग्लेनी हैज ऑलरेडी अकम्प्लिश्ड मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज। जो अदर आर्टिस्ट होते हैं, जो अदर म्यूजिशियंस हैं, एवलिन ने अभी तक अपनी लाइफ में जितना कुछ पा लिया है उतना पाने में अदर म्यूजिशियंस को या अदर आर्टिस्ट को पहुंचने में दुगना टाइम लग जाएगा। इतना जल्दी उसने सब कुछ पा लिया। शी हैज ब्रॉट परकशन टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा, और उसकी अचीवमेंट क्या है, एक अलग ही तरह का अचीवमेंट क्या है म्यूजिक के लिए, कि वो परकशन को ऑर्केस्ट्रा के फ्रंट में ले आई है। यानी कि पहले जो ड्रम तबला वगैरह जो बजाते थे वो ऑर्केस्ट्रा में थोड़ा पीछे की तरफ होते थे, लेकिन एवलिन ग्लेनी ने इसको पॉपुलर कर दिया, और अब ये ड्रम, तबला, ढोलक ये ऑर्केस्ट्रा में फ्रंट में आ गए हैं। एंड डेमोन्स्ट्रेटेड दैट इट कैन बी वेरी मूविंग। मूविंग मीन्स हार्ट टचिंग, और बता दिया है कि परकशन भी एक अच्छा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है और हार्ट टचिंग हो सकता है, दिल को छू सकता है। शी हैज गिवन इंस्पिरेशन टू दोज हु आर हैंडीकैप्ड। जो विकलांग है, जो हैंडीकैप्ड हैं, उनके लिए इंस्पिरेशन बनी है एवलिन ग्लेनी। पीपल हु लुक टू हर एंड से, जो लोग उसको देखते हैं वो कहते हैं इफ शी कैन डू इट आई कैन। अगर कोई हैंडीकैप्ड पर्सन उसकी परफॉर्मेंस को देखता है तो वो कहता है कि अगर एवलिन कर सकती है तो मैं भी कर सकता हूं। एंड नॉट द लीस्ट, और सिर्फ यही काफी नहीं है, शी हैज गिवन एनॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस। उसने लाखों करोड़ों लोगों को बहुत ही ग्रैंड प्लेजर यानी कि खुशी दी है अपने म्यूजिक से, अपने मोटिवेशन से। दिस चैप्टर इज रिटन बाय डेबोरा कॉले and I hope that you have understood this chapter. So revise it and revise the difficult words. Thank you very much.